Namaskar and welcome to Doctor Speak. Over the next half hour, we'll be connecting with eminent doctors and talking about the COVID situation in the country, how the do's and don'ts, how we should deal with living with this pandemic, how to stay away from it, and to keep ourselves safe. My name is Mark, and with me is Jyotika. शुक्रिया मार्क। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरे सहयोगी मार्क ने आपको बताया, इस आधे घंटे के शो में हम आपके तमाम सवाल, भ्रम भ्रांतियाँ कोविड-19 से जुड़े अपने एक्सपर्ट्स तक लेकर जाएंगे और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल करें और कोविड-19 से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में आते हैं आप हमें पूछिए और हम आपके सवाल अपने एक्सपर्ट्स तक लेकर जाएंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर मनीषा ठाकुर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर मनीषा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? को मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर मनीषा, आपसे शो की शुरुआत करते हैं। कल जिस तरह से 62,282 रिकवरीज रिकॉर्ड की गई हैं भारत की ओर से और जो टोटल चला जाता है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है और रिकवरी रेट की अगर बात की जाए वो 74.3% तक चली गई है। तो ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट इस जो संतुलन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ये उसी का नतीजा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हमने शुरुआत देखी थी तो हमारी रिकवरी रेट शायद 54-58% के आसपास हुआ करती थी और उस वक्त हमारी मोर्टालिटी रेट पे सिर्फ रिकवरी रेट नहीं, हमारी मोर्टालिटी रेट मतलब जो पर 100 मृत्यु दर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। दैट वाज होवरिंग अराउंड 3.5% जब हमारे देश में ये पैंडेमिक शुरू हुआ था। लेकिन आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारी रिकवरी रेट है, मतलब इसका ये मतलब होता है कि जितने पेशेंट इन्फेक्ट होते हैं उसमें बहुत सारे यानी 74, अगर 100 मरीज इन्फेक्ट हुए तो उसमें से 74 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। और मोर्टालिटी रेट भी हमारी डाउन होकर अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.8% के, मतलब इट इज लेस देन 2% नाउ ऑलमोस्ट। तो जो डर था, जो भय था, जो हम घबरा रहे थे, इतना डर रहे थे, वो शायद अब धीरे धीरे कम है। But Dr. Thakur, also if we talk about the sero surveys now, last month at the end of the month, Mumbai showed a very high sero prevalence. Also, Pune has shown almost 51% prevalence of this, yes. And now we have in Delhi at 29.1%. So, what does this also indicate, that we are developing herd immunity? Yeah, developing herd immunity, you have to have a 42 to 60% of the people Yes. to have the their sera positive for the antibodies of this virus. As far as Bombay and Pune is concerned, the immunity is actually I think has reached up to the level of herd immunity. Herd immunity means the people in the community has acquired the infection, maybe the asymptomatic infection, so the chances of transmission of infection rate is very, very less there. Yes. In Delhi, the sero survey which has been been publicized, which has been published 1 or 2 days ago, has shown 29%, which was better than what we had earlier, 21%. Yeah. So if you have got 29% of the population who is positive, that means 1/3 of the Delhi population almost have had the asymptomatic or symptomatic type of infection. So we are actually going to have great days ahead. जी डॉक्टर मनीषा, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो बहुत जल्द हम इस सफलता को पाने में भी कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से आज खबरें आ रही थी, खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बहुत जल्द ये वैक्सीन हम लोगों के बीच होगी और इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो एक राहत की सांस कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, आशा की किरण जो हमारी है वो बहुत जोर शोर से प्रज्वलित है। आई थिंक हम अब उस दौर पे पहुंच गए हैं जहां पे वैक्सीन, आपने देखा कि रूस जो है उसने अपनी वैक्सीन का टेस्ट ट्रायल कर दिया है। ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन भी ट्रायल में है, ह्यूमन ट्रायल्स उसका स्टार्ट हो गया है। हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन अंडर ट्रायल हैं और बहुत जल्दी ही, मतलब मुझे लगता है कि शायद इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के शुरुआती दौर में हमें ये वैक्सीन मिल जाएगी।
कहीं भी वैक्सीन लॉन्च हो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही होना है, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत सेरा और जो कंपनीज हैं हमारे यहाँ ही वर्ल्ड को पूरी तरह से वैक्सीन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, so we will be benefited. Right, but Dr. Thakur, I mean, because of all these positive news, people are losing, their fear as far as this virus is concerned. But that may not be a good sign, because even I'm giving you an example. I've seen people without masks, Yes. walking around, and that's not a very fair thing for other people, isn't it? Yeah. That is what, the most dangerous thing is, don't take this virus very lightly. Although we are, have got a good recovery rate, we are heading for having a vaccine, but we are yet not having the vaccine in our hand. And the virus is still that contagious. Like it is spreading from person to person as it was spreading in March or April. So the transmission rate is still the same. So if you don't wear the mask, and the most important route of transmission is by the droplet infection. So if you don't wear the mask, then the community, the community will be infected. That's why, you are getting so many cases. Like if the people wear the mask, if you take precautions, so you are not going to get 68,000 cases, per day. That is because of the laxity on the part of the people. राइट डॉक्टर मनीषा, हमारे साथ ऑनलाइन फेसबुक पर भी दर्शक जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं, और ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया है। संजय सिंह पूछना चाह रहे हैं कि फलों और सब्जियों के ऊपर कोरोना वायरस कितनी देर तक जीवित रहता है। तो अगर एक ब्रॉडर सवाल भी कहूँगी, अगर हाइजीन मेंटेन करना हो, कोई भी आप चीज़ अगर बाजार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, खासकर जो इस तरह से एक्सपोज्ड है, फल है, सब्जियाँ हैं, पैकेज्ड फूड के अलावा, किस तरह से हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, कितनी देर तक सब्जियों और फल पर रहता है, इसकी कोई ऐसी ठोस परिभाषा अभी तक नहीं परिभाषित की गई है कि आप 48 घंटे और 72 घंटे और इस तरीके का कुछ इस तरह की कोई स्टडी हुई नहीं है। लेकिन आपको सलाह ये दी जाती है कि जो भी अगर आप बाहर से चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, सिवाय फल और सब्जी के आप जो भी चीज़ लेकर आ रहे हैं खाने वाली, उनको आप अच्छी तरीके से पहले पानी से धोएं और उसको कम से कम 24 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें और उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। और जब आप सब्जी और फल बाहर से लेकर आते हैं तो आप अपने हाथ को भी बाकायदा साबुन से और पानी से अच्छी तरीके से धोएं। और ये शायद इम्प्लीमेंट होता है बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे आपके घर कोई भी डाक आ रही है, पेपर है, ये सभी चीज़ें आपको तुरंत, या जैसे पैकेट्स में आप कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, आप ग्रोसरी का सामान, चावल दाल के पैकेट्स आपके घर में आते हैं, तो आपको यही कहा जाता है कि आप 2 दिन के लिए कम से कम धूप में बाहर रख दीजिए और उसके बाद फिर आप उनको अपने Yes, indeed. But Dr. Thakur, also people immediately put all the vegetables and things into the fridge. How long does it maintain? Can the virus survive or last a longer time under refrigeration? You have to wash, the vegetables properly. Like you can actually wash the vegetable with the surf, with the soap water, and then you keep in the fridge is very, very low. Like in the European countries or in the other countries also, where the temperature is touching around 4, 5, 6 degrees centigrade, the virus did survive there. In Russia, the temperature is so low, but the transmission of virus has not been hampered there. So I cannot say that if you keep it inside the fridge, so because of the low temperature, if there is a virus in the vegetable, it is going to be destroyed. It's not like that. जी डॉक्टर मनीषा, एक और सवाल हमारे साथ आया है, वो ले लेते हैं। मनीष जोशी पूछना चाहते हैं कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिले 50 दिन के करीब हो गए हैं, लेकिन सर में अभी भी दर्द रहता है, पैरासीटामोल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या एसिलोफेनेक पैरासीटामोल और डिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखिए मनीष जी, 50 दिन अगर आपको डिस्चार्ज हुए हो गए हैं और आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आपका सिर दर्द है वो उससे किसी प्रकार से रिलेटेड है। सिर दर्द की और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या है, लेकिन अगर आप 35-40 ईयर्स के आसपास हैं तो आपको अपना एक ब्लड प्रेशर ज़रूर
चेक करा के देखना चाहिए कि कहीं ये वजह तो नहीं है जिसकी वजह से आपको वो सबसे कॉमनेस्ट वजह हो सकती है। तो आप अपना एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा, आपकी आईसाइट ठीक होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपको कहीं चश्मे का नंबर है और आपने अपना आई टेस्ट नहीं कराया तो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है, लेकिन परमानेंटली आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आप ये देख लें। डॉक्टर मनीषा, एक और बात, जैसे कि अब बारिश का मौसम है, मॉनसून का सीज़न है, इसमें आम तौर पर भी जो वायरल इन्फेक्शंस है वो होती हैं, सर्दी ज़ुकाम बुखार एक बड़ी आम सी समस्या है। लेकिन क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां पर एक डर और भय का माहौल बन चुका है, अगर कोई भी हल्का सा खांस दे या छींक दे तो ऐसा लगता है कि अरे कहीं ये कोरोना तो नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से कितनी जल्दी डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं अगर हमें हल्के से सिम्टम्स आते हैं, और किस तरह से जो दवाइयां हैं उस हिसाब से ले सकते हैं कि क्या ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है या कोरोना की इन्फेक्शन है। तो बहुत से हमारे साथ ऐसे सवाल भी आते रहते हैं कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, जो कोरोना और जो नॉर्मल फ्लू है उसमें अभी नॉर्मल फ्लू का भी मौसम शुरू हो गया क्योंकि बारिश हो रही है। जो फ्लू के सिम्टम होते हैं वो धीरे धीरे करके 2-3 दिन आपको मैलेस और थोड़ा सा गले में दर्द इस तरीके की शिकायत हो सकती है। और फ्लू में आपको शायद बुखार नहीं हो, सिर्फ रनिंग नोज हो सकता है। लेकिन जो कोरोना है उसमें आप देखेंगे कि बुखार जो है वो बहुत ही कॉमनली एसोसिएटेड सिम्टम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोरोना बिना बुखार के नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना में बुखार होना 99-100 डिग्री बुखार का होना काफ़ी कॉमन है। और इस पैंडेमिक में मतलब जो हम जिस युग में जी रहे हैं, आपको हर सर्दी खांसी बुखार को पहले कोरोना ही मान के चलना चाहिए। अगर आप 2-3 दिन में ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करा लें, ताकि एक प्रॉपर प्रिकॉशन, आइसोलेशन ये सब कुछ रखा जा सके। साथ में आप विटामिन सी ले सकते हैं, वो एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो आपको वो कॉमन कोल्ड से भी बचा के रखता है। तो आप विटामिन सी का सेवन करें, जिसमें नेचुरल तरीके से फ्रूट्स में काफ़ी अवेलेबल होता है वो। जी मैम। राइट, डॉक्टर ठाकुर, I mean, restaurants have been open, but people have not been going, and some news stories are saying that restaurants may actually shut shop altogether. So many of them are not able to sustain, and so maybe people are feeling encouraged to go. What kind of precautions should people take when they go to a restaurant? Don't choose a restaurant where there are so many people. Like, you can actually there are clear-cut guidelines to the restaurant owners also, like not more than 50 people can be there at a time. So you before going to any restaurant, I will say that you book your table and then you fix your time, take the time and then go, so you don't have to be in the waiting. And the restaurant owner will also know that how many person he is he has to accommodate. Then while going, you are going to wear your mask. If you are waiting outside, then you are going to wear your mask. Once you are entering and once you are on the table, then you can, of course, you have to take out your mask. But before that, you have to properly wash your hands properly, as has been advised. Don't try to touch the things unnecessarily in the restaurant, and try to limit the people who are accompanying you. राइट। डॉक्टर मनीषा, एक और सवाल हमारे साथ है कि मुझे सैनिटाइज़र यूज़ करने से स्किन की प्रॉब्लम हो गई है। मैंने अपने सैनिटाइजर्स को चेंज कर भी देखा है, लेकिन मेरी स्किन अभी भी उसी तरह से ड्राइनेस दिखाई देती है, स्किन उतर रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना मेरे लिए आसान नहीं होगा। देखिए, सैनिटाइज़र से अगर आप बहुत सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें अल्कोहल होता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आपको सैनिटाइज़र का यूज़ थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपकी स्किन उतरी, आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं स्किन के ऊपर। मतलब आप जितनी बार आपका हाथ ड्राई होता है, आप एक स्किन मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने हाथ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग सैनिटाइज़र। बट आपके लिए यही है कि आप कोई सॉफ्ट सोप वाला सैनिटाइज़र नहीं, सॉफ्ट सोप, लिक्विड सोप जो होता है वो अपने साथ रख लें और उससे अपना हाथ धोएं। अगर आप हाथ बार बार नहीं धो सकते तो फिर आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। And we're also joined by Dr.
Rajat Goel, who is a bariatric surgeon and minimal access surgeon. Thank you very much, doctor, for being with us. So let's. Thank you very much. Yeah. So looking at the situation as it is, what would you advise people, with regard to those who have been staying away from home, perhaps have had some sort of some desire to go and get their surgeries done or postponing them? What would you think? I mean, is it time now to let everyone out and let things get back to some sort of normal with regard to the other illnesses as well? See, what has happened nowadays is because of the coronavirus, initially everybody was afraid, even the doctors, the hospitals, they were under a lot of insecurity that what will happen. Now, slowly what we have seen in our practice is people are delaying their routine treatments, like gallstone treatments, hernia treatments, appendix treatments, and the thing is, things are getting worse at home. And when they land up in the hospital, their treatment becomes more difficult for them as well as for the surgeon. So the idea is, if you have a problem, you go to a hospital which is a non-corona hospital, and everything will be done accordingly like it is done before corona epidemic. And if you are going to a corona hospital, all the hospitals have a separate corona and non-corona patients. So I believe you should not delay your treatment, but go and take the right advice, so you don't let up an emergency and a routine treatment become an emergency treatment. जी, डॉक्टर रजत गोयल, HOD हैं, ब्रांच मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी से। डॉक्टर गोयल, कहते हैं मोटापा सब बीमारियों का घर होता है। वो एक तरह से बीमारियों को इनवाइट करता है कि शरीर को इस तरह का बना देता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लूज हो जाती है और आप एकदम बीमारियों के लिए बहुत आराम से एक्सेस बन जाते हैं। तो क्या जो ओवरवेट लोग हैं और इस स्थिति में, खासकर अगर कोरोना की स्थिति की बात की जाए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? नॉमिनल जो है डाइट्स हैं, सैर सपाटा है या वॉक्स हैं, ये सब तो लोग करते हैं, लेकिन क्या और एहतियात बरतने चाहिए जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोटापा सारी बीमारियों का घर है। मैं तो इसको आधुनिक युग का कैंसर मानता हूँ। ये आपकी बॉडी की हर ऑर्गन और हर टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। जैसे पहले कहते थे कि डायबिटीज से सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, अब मोटापे से डायबिटीज जन्म लेती है, ब्लड प्रेशर जन्म लेता है, फैटी लीवर, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की प्रॉब्लम, सारी बीमारियां मोटापे से जुड़ी हुई हैं। जॉइंट पेन। तो अगर आपको ठीक रहना है तो जो पहले हम आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर हेल्दी डाइट, एडिक्वेट एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें करनी चाहिए। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक एडवांटेज तो मिल ही रहा है कि पहले आप बाहर का खाना खाते थे जब आपको रूटीनली ऑफिस जाना पड़ता था। अब घर का आप खाना खा सकते हैं और डाइट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। इतना टाइम आपको मिल रहा है। और एक्सरसाइज के अंदर बेस्ट एक्सरसाइज तो ब्रिस्क वॉकिंग होती है, वो आप घर में भी कर सकते हैं। 40 मिनट एक दिन में करनी है, 5 दिन हफ्ते में करनी है। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज एंड यू कैन कंट्रोल योर डाइट एट होम, बिकॉज फास्ट फूड थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया है। आपको बल्कि एक मौका मिला है वेट कम करने का, जो आप ऑफिस टाइम में टाइम ना मिलने की वजह से कर नहीं पा रहे थे। इन दोनों चीजों की बजाय अगर आप मॉर्बिड ओबीज हो गए हैं कि आपका वजन अपने नॉर्मल वजन से 30 से 40 किलो ज्यादा है और ये सब करने के बाद भी आपका वजन नहीं कम हो रहा है, तो आप ऑपरेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में हेल्प मिलेगी और ये दोनों चीजें एड ऑन होके आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की। बहुत से ऐसे मोटापे के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हैं और उस थायराइड की वजह से भी मोटापा होता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, थायराइड की वजह से ना, जिनको हाइपोथायराइड होता है, मतलब थायराइड फंक्शन कम काम कर रहा होता है, उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि थायराइड की वजह से मोटापा हुआ, मैं कहता हूँ कि वजन बढ़ रहा है, इसकी वजह से हाइपोथायराइड हो गए। तो अब दोनों चीजों के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए 3 ही काम करने हैं आपने। ब्रिस्क वॉकिंग, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और कुछ मेटाबॉलिज्म एनहांसिंग आप चीजें आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन टी, लेमन टी। इन सब चीजों से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं। जब बॉडी को आप थोड़ी देर में खाना देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिव रहेगी। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे कि वजन कम करना है, ब्रेकफास्ट नहीं करते, सिर्फ एक ही डाइट लेंगे, तो आप एक हैवी मील लेते हैं और उससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लग जाता है।
बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो आज की स्थिति है, ऐसे में हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, डॉक्टर मनीषा ठाकुर भी शायद मेरे से यहाँ सहमत होंगी कि जब आप कोरोना काल में अपने घर पर थे तो बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए थे जिसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। और एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा जाता है, जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं या एंग्जाइटी फील होती है तो आप खाते ज़्यादा हैं, भूख ज़्यादा बढ़ जाती है और कट टू शॉर्ट सीधा मोटापे पर उसका असर होता है। ऐसे और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक व्यक्ति फेस करता है तो उसमें सीधा तौर पर उसकी भूख पर असर डाल देता है। तो ऐसे लोग कैसे अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं? देखिए, होता क्या है कि जब आप खाली हैं तो फिर आदमी कहता है कि खाली आदमी है तो वो खाना ही खाएगा। अब लोगों को लग रहा है कि स्ट्रेस है तो हमें खाने पे ज्यादा ध्यान देना है। स्ट्रेस के अंदर तो आप अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए। इतना सारा मौका मिला है आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, जो शायद आगे कभी नहीं मिलेगा। इस मौके को ना गवाएं, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, उनके साथ नई हॉबीज आप शुरू करें जो घर में आप कर सकते हैं, और अपना माइंड डाइवर्ट करें। क्योंकि अगर आप माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ खाने पे ही डाइवर्ट करेंगे, और कुछ लोग इसकी वजह से अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ भी ज्यादा डाइवर्ट हो गए हैं कि स्ट्रेस रिलीव करना है तो अल्कोहल लेंगे, स्मोकिंग करेंगे। लेकिन वो चीजें आपको हेल्प नहीं करने वाली हैं। आपको हेल्प करने वाली है हेल्दी हॉबीज। तो हेल्दी हॉबीज बनाने का ये अच्छा टाइम है, विद योर फैमिली, विद योर किड्स। ये आप करेंगे तो आपको बेसिकली जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट होगा, खाने की तरफ नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो हेल्दी प्रोटीन डाइट लें आप। जब आप प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छा लेते हैं तो आपको फीलिंग इफेक्ट आता है और आपको भूख बार बार नहीं लगती। लेकिन अगर आप मीठा खाते रहते हैं तो वो पेट नहीं भरता है, बार बार भूख लगती रहती है और मीठा खाते रहते हैं। तो पूरे फ्रिज को आप चेंज कर दीजिए, वहां से कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीजें हटा दीजिए। आप हेल्दी चीजें रखिए, हेल्दी चीजें रखेंगे तो वही खाएंगे और आपका पेट भर जाएगा, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। और माइंड डाइवर्ट करना है आपने टुवर्ड्स हेल्दी एक्टिविटीज। जी डॉक्टर मनीषा, एक सवाल के साथ आपके पास आएंगे। आई एम अ हार्ट पेशेंट एंड 61 years old. दिस इज द राइट टाइम टू टेक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और वेट फॉर सम टाइम? आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं। मतलब कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं ले सकते, आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं। जी, एक और सवाल आया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव इन RT-PCR टेस्ट? इफ अ सिम्टोमेटिक पर्सन टेस्ट्स नेगेटिव, शुड ही टेक प्रिकॉशंस एंड आइसोलेट हिमसेल्फ टिल सिम्टम्स परसिस्ट? डॉक्टर मनीषा। देखिए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें आपको कोरोना होने के बावजूद भी आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार भी नेगेटिव आता है। उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। हम कहते हैं 65 to 70% पॉजिटिविटी रेट है, लेकिन 30 to 35% केसेस में अगर आपको कोरोना है तो भी RT-PCR आपका निगेटिव आ सकता है। हो सकता है जो आपका सैंपल लिया गया है वो प्रॉपरली जहाँ से लेना चाहिए था उस जगह पे टच नहीं हो पाया है, तो इसलिए वहाँ पर आपके वायरस नहीं आ पाए। अगर आपको सिम्टम है, अगर आपको ऐसा लगता है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्पिशन आपके ऊपर है कि आपको कोरोना हो सकता है, तो बेटर है कि आप 7 से 10 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करके रखें ताकि वायरस का ट्रांसमिशन दूसरे लोगों को ना हो सके। जी डॉक्टर गोयल, आपके पास आएंगे। ब्रीफली अगर आप इसका आंसर दे दें, वक्त बहुत कम है। सर, माय क्वेश्चन इज, आई एम 22 years old. I frequently have cough these days, especially when I eat oily foods or ghee items, and the cough even intensifies during night, leading to difficulty in breathing with wheezing sound. Can it be symptom of corona, or do I need to have a test done, or can it be any other disorder? अगर डाइट इशू है तो अगर आप गलत डाइट खा रहे हैं तो एसिडिटी ज्यादा बनती है और उससे आपको कफ डेफिनेटली रिफ्लक्स के कारण हो सकता है। अगर आपकी डाइट ठीक है तो आप कोरोना के लिए जरूर टेस्ट कराएं। डाइट ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू टेक लॉट ऑफ ऑयली फूड, जैसे आपने बोला है, तो आपका एसिड रिफ्लक्स होने का चांस बहुत बढ़ जाता है इन द नाइट, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली हैव कफ एंड ब्रीथिंग इशू। सर, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। मोटापे से ग्रस्त जो लोग हैं, अब इस स्थिति में जब मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं, अगर कामकाज की बात करें, वॉक की कामकाज की बात करें या फिर रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के लिए, तो सांस फूलने की एक दिक्कत बहुत सामने आती है, सर में दर्द की दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मास्क आप उतार नहीं सकते? देखिए, जब आप बाहर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो कपड़े वाला मास्क आप यूज कर सकते हैं। वो आपको एडिक्वेट कवरेज देता है और उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लोग जो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जॉगिंग करते हैं, वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। आप कपड़े वाला मास्क यूज करिए ऐसे टाइम में। उस टाइम में आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डेफिनेटली N95 के बिना आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं थोड़े टाइम के लिए तो कपड़े वाले मास्क के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट।
Also, Dr. Goel, perhaps you can answer this. People, should they be wearing face shields? Are they, are they safer than all these masks? In case you're doing this kind of activity and you have a problem breathing, maybe a face shield will be enough? See, only face shield has opening below. नीचे से face shield cover नहीं करता है. Face shield doesn't cover you from below. If anything from below is there, it can always infect without a mask. So generally a cotton mask and a face shield above is the ideal way if you want to go out. And if you are going to the hospital, then N95 mask, and if face shield is there, it will give you a 100% protection. Okay. जी बिल्कुल. Also, one final question to both you doctors, and perhaps you can give us brief answers. This is a time when many people have been turning to teleconsultation. Do you feel that this is an easier way of dealing with your patients, and will you perhaps continue with this over the time? I don't think so. Teleconsultation is good in surgical branches. Maybe in medical branches, yes, because in surgical branches you have to check the patient, and then only you can decide the future course of action. So we at Supreme Hospital have a non-corona hospital. We can easily do it if people comes there and show us. Yes, Dr. Manisha, please go ahead. I don't agree that in medicine also you can go with the tele consultation. In medicine also you have to actually see the patient. There are so many things which can only be said by seeing the patient, not by the telecommunication. So I don't agree with that. Okay. ऑल राइट. तो डॉक्टर गोयल, डॉक्टर मनीषा, आप दोनों ने हमारे साथ आप जुड़े और आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. And with that we conclude Dr. Speak for today. Thank you very much for being with us. Namaskar. नमस्कार.